बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। डीआरडीओ में सुधार से संबंधित विजय राघवन समिति की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। खान मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था लागू करने के लिए 4 नियम अधिसूचित किए। भारत में ऑटोनॉमस वाहनों का बाजार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रिन्यूएबल्स 2023 रिपोर्ट जारी की। केंद्र ने सरोगेसी अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों से डेटा की मांग की। अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य 22 जनवरी 2024 को 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इसी दिन हांगकांग में सूचीबद्ध शेयरों का कुल मूल्य 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। मूल्य के हिसाब से विश्व के 3 सबसे बड़े शेयर बाजार हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान। स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये वो जगह है जहां व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, डेरिवेटिव्स जैसी अलग अलग प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेयर बाजार भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट, जहां नए शेयर, बॉन्ड्स पहली बार जारी किए जाते हैं। दूसरा है द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। इसके तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पहले से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE भारत के बड़े स्टॉक एक्सचेंजों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के महत्व के बारे में। सबसे पहले व्यवसायियों के लिए ये पूंजी जुटाने का माध्यम है। जोखिम को एक व्यक्ति के बजाय कई लोग साझा कर लेते हैं। निवेश प्राप्त होने से व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलती है। वहीं निवेशकों के लिए बचत के पारंपरिक तरीकों, कर छूट, कैपिटल ग्रोथ आदि की तुलना में बेहतर रिटर्न प्राप्त होते हैं। समाज के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सतत निवेश प्राप्त होता है। और अर्थव्यवस्था के लिए बचत खातों में रखे धन को स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने से बेहतर रिटर्न प्राप्त होते हैं। वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलता है। अब समझते हैं भारत में शेयर बाजारों के विनियमन को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ये स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज जैसे बाजार मध्यवर्तियों को विनियमित करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी एक वैधानिक संस्था है और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ये सरकारी प्रतिभूति बाजार आदि को विनियमित करता है। खबर के आखिर में भारतीय स्टॉक मार्केट से जुड़ी चिंताओं पर भी एक नजर डालते हैं। बाजार में अधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है जो निवेशकों के हित में नहीं है। नए शेयर कम जारी किए जाते हैं और बाजार में निवेशकों की भी कमी है। इससे खरीद बिक्री के लिए कम शेयर उपलब्ध होते हैं। और बॉन्ड बाजार में सरकारी बॉन्ड्स का प्रभुत्व होने से कॉर्पोरेट ऋण बाजार अधिक परिपक्व नहीं हो पाया है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। डीआरडीओ में सुधार से संबंधित विजय राघवन समिति की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। रक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को कुछ कार्य सौंपे गए थे, जैसे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कामकाज की समीक्षा करना और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास यानी R&D परिवेश में सुधार पर सिफारिशें करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DRDO रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह संगठन अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराकर भारत को सशक्त बनाता है। DRDO में सुधार के लिए विजय राघवन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली सिफारिश है DRDO की संरचना को लेकर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद DTC गठित की जानी चाहिए और इसके उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA होने चाहिए। DTC के पास देश की रक्षा प्रौद्योगिकी का रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही ये प्रमुख परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन से जुड़े विषयों पर भी निर्णय लेगी।
डीटीसी के अंतर्गत एक कार्यकारी समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अध्यक्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस होंगे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इसके सदस्य होंगे। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग डीडीएसटीआई नाम से एक अलग विभाग गठित करना चाहिए। यह विभाग अकादमिक और स्टार्टअप परिवेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा और साथ ही यह विभाग डीटीसी के लिए सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा। दूसरी सिफारिश है अनुसंधान। डीआरडीओ को इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु आर&डी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लाइफ साइंसेज के क्षेत्रों में आर&डी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरी सिफारिश है मानव संसाधन। हर साल कैंपस से 100 स्नातकों को अनुबंध पर नियुक्त करना चाहिए। डीआरडीओ में लेटरल एंट्री कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। डीआरडीओ में कार्यबल की औसत आयु को 35 वर्ष रखा जाना चाहिए। चौथी सिफारिश है प्रयोगशालाएं। डीआरडीओ की 41 प्रयोगशालाओं को 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में बदल देना चाहिए। ये 10 प्रयोगशालाएं बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, देहरादून, चेन्नई, विशाखापट्टनम और चंडीगढ़ में होंगी। चलिए अब रुख करते हैं तीसरी खबर का। खान मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था लागू करने के लिए 4 नियम अधिसूचित किए। ये नियम खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम हैं खनिज संशोधन नियम 2024, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 2024, खनिज संशोधन नियम 2024 और खनिज परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा रियायत संशोधन नियम 2024। अब बात करते हैं अन्वेषण लाइसेंस के बारे में। अन्वेषण लाइसेंस का अर्थ भूमिक्षण परिचालन या पूर्वेक्षण परिचालन या दोनों को संपन्न करने के लिए दिया गया लाइसेंस है। इसे एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए पेश किया गया था और साथ ही इसे एमएमडीआर अधिनियम की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 खनिजों के संबंध में जारी किया गया है। इन सूचीबद्ध खनिजों में कोबाल्ट, लिथियम, निकल, सोना आदि शामिल है। लाइसेंस प्रदाता की बात करें तो राज्य सरकार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करती है और इसकी अवधि अन्वेषण लाइसेंस का उपयोग शुरू करने की तारीख से 5 वर्ष तक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्र सरकार नियमों के माध्यम से नीलामी के तरीके, बोली के मापदंडों जैसे विवरण निर्धारित कर सकती है। एमएमडीआर अधिनियम 1957 भारत में खानों और खनिज क्षेत्र के विनियमन के लिए प्रमुख कानून है। यह खनन संबंधी गतिविधियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत करता है। पहला, भूमिक्षण। इसमें खनिज संसाधनों का आकलन करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण करना शामिल है। दूसरा, पूर्वेक्षण। इसमें खनिज भंडारों का अन्वेषण करना, उनकी अवस्थिति पता करना या सिद्ध करना शामिल है। और तीसरा है खनन। इसमें वाणिज्यिक खनन शामिल है। हमारी आज की चौथी मुख्य खबर जुड़ी है भारत में ऑटोनॉमस वाहनों के बाजार से। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति वाहन की संख्या काफी कम है। ऐसे में भारत में ऑटोनॉमस ड्राइविंग वाहनों के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। सेल्फ ड्राइविंग की विशेषता वाले वाहनों को ऑटोनॉमस ड्राइविंग भी कहा जाता है। ऐसी कार को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। सेल्फ ड्राइविंग वाहन सेंसर के जरिए अपने आसपास के परिवेश की आंतरिक मैपिंग करते हैं, फिर इस जानकारी का उपयोग करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। वाहन का सॉफ्टवेयर वाहन के एक्चुएटर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सेंसर से प्राप्त इस डेटा का उपयोग करता है। फिर ये एक्चुएटर्स एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग को नियंत्रित करते हैं। हार्ड कोडेड रूल्स, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स, पूर्वानुमान लगाने वाला प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग और स्मार्ट ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन वाहन के सॉफ्टवेयर को सड़क पर बाधाओं की मौजूदगी से पार पाने में मदद करते हैं। ऑटोनॉमस ड्राइविंग के विकास के 6 स्तर हैं। इन स्तरों से पता चलता है कि कार स्वयं किस हद तक ड्राइवर की जिम्मेदारियां निभाती है। इन 6 स्तरों पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है ऑटोमेशन रहित। ये पूरी तरह ड्राइवर के कंट्रोल में होता है और वह ड्राइविंग से संबंधित सभी एक्शंस परफॉर्म करता है। दूसरा है ड्राइवर असिस्टेंस। इसके तहत सिंगल ऑटोमेटेड प्रणाली की मदद से वाहन उसके ड्राइवर की मदद कर सकता है। इसका उदाहरण है एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल। तीसरा है आंशिक ऑटोमेशन। वाहन स्टीयरिंग और पावर कंट्रोल दोनों को स्वयं से परफॉर्म कर सकता है। इसका उदाहरण है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS।
चौथा है कंडीशनल ऑटोमेशन। वाहन ड्राइविंग से जुड़े अधिकांश एक्शंस स्वयं से परफॉर्म कर सकता है, हालांकि इसमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। इसका उदाहरण है एनवायरमेंटल डिक्टेशन के साथ ADAS। पांचवा है हाई ऑटोमेशन। कुछ विशेष परिस्थितियों में वाहन ड्राइविंग से जुड़े सभी एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। और छठा है फुल ऑटोमेशन। इसके अनुसार ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वाहन बिना ओवरराइड किए ड्राइविंग से जुड़े सभी एक्शंस परफॉर्म करता है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में ऑटोनॉमस वाहनों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं इस पर चर्चा करते हैं। भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की जाती हैं। भारत में सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसी ही स्थिति परिवहन से जुड़ी अवसंरचना के मामले में भी है। यातायात पैटर्न व्यवस्थित नहीं है और यातायात के नियमों का बहुत कम पालन किया जाता है। ड्राइवर्स अपने रोजगार से वंचित हो सकते हैं आदि। खबर के आखिर में ऑटोनॉमस वाहनों से जुड़ी नैतिक दुविधाओं पर भी एक नजर डालते हैं। ये वाहन एक प्रकार के रोबोट हैं जो पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, न कि परिस्थिति के अनुसार। ऐसे में इन वाहनों के निर्णय परिस्थिति के अनुसार सबसे बेहतर नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे निर्णय से होने वाली दुर्घटनाओं की जवाबदेही किस पर होगी, इसकी भी नैतिक दुविधा बनी रहेगी। उन दुर्घटनाओं के मामले में भी जिम्मेदारी का निर्धारण कठिन होगा जहां अंतिम क्षण में कार का नियंत्रण ड्राइवर को सौंप दिया गया हो। साइबर अपराधी द्वारा वाहन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर हैकिंग से जुड़ी दुविधा भी उत्पन्न होगी। इतना ही नहीं, एक सवाल ये भी उठेगा कि सेल्फ ड्राइविंग वाहनों से जुड़ी नैतिकता का निर्णय कौन करेगा, ड्राइवर, इंजीनियर या सरकार। अब बढ़ते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने रिन्यूएबल्स 2023 रिपोर्ट जारी की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिन्यूएबल्स 2023 रिपोर्ट में जैव ईंधन की मांग में वृद्धि को रेखांकित किया गया है। IEA रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन की मांग 2023 से 2028 में 38 बिलियन लीटर तक बढ़ने वाली है। ये पिछले 5 वर्षों की अवधि से लगभग 30% अधिक है। मांग में ये वृद्धि मुख्य रूप से ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रेरित है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले जैव ईंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। ये ईंधन फसल अवशेष, पादप अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जैसे बायोमास से प्राप्त होता है। जैव ईंधन का उपयोग परिवहन क्षेत्र आदि में डीजल व पेट्रोल के स्थान पर या उनके साथ मिश्रण में किया जाता है। ऐसे जैव ईंधनों में इथेनॉल, संपीड़ित बायोगैस, CBG आदि शामिल हैं। जैव ईंधन के महत्व की बात करें तो ट्रक संचालक, पोत परिवहन और विमानन जैसे सेक्टर्स के लिए निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले समाधान प्रदान करेगा। इस प्रकार ये परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण में मदद करेगा। 2070 तक पंचामृत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा। जैव ईंधन के लिए भारत ने और वैश्विक स्तर पर भी कुछ पहलें शुरू की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जारी की गई है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन के तहत 500 नए CBG संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। समर्थ योजना की शुरुआत की गई है। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत पहल के तहत 2023-24 तक 5000 बायो CNG संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलों के बारे में। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाया गया है, जिसका भारत सदस्य भी है और प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। खबर के आखिर में समझते हैं उन चुनौतियों के बारे में जो जैव ईंधन को अपनाने में बाधा खड़ी कर रही हैं। अन्य पारंपरिक ईंधन की तुलना में जैव ईंधन उत्पादन की लागत अधिक है। अधिक जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए प्रमुख फसलों जैसे कि मकई, चावल, मक्का, गन्ना आदि का उपयोग भारत की खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे जल की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर चारागाहों को मक्के के खेतों में बदलने से अतिरिक्त नाइट्रोजन और फास्फोरस का सतही जल व भूजल में प्रवाह बढ़ सकता है और इलेक्ट्रिक वाहन और बायोगैस जैसी अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती वाली प्रौद्योगिकियों से सीधी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो अधिक किफायती हैं। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ।
केंद्र ने सरोगेसी अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों से डेटा की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से उन दंपतियों तथा सिंगल और अविवाहित महिलाओं का आंकड़ा मांगा है जिन्होंने अधिनियम लागू होने के बाद सरोगेसी का विकल्प चुना है। इसके अलावा मंत्रालय ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद से सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी का विकल्प चुनने वाली महिलाओं का भी आंकड़ा मांगा है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले समझते हैं सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला इस इरादे से किसी इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है कि जन्म के बाद वह बच्चे को इच्छुक दंपति को सौंप देगी। सरोगेसी दो प्रकार की होती है, परोपकारी यानी अल्ट्रुइस्टिक और व्यावसायिक। अब बात करते हैं सरोगेसी अधिनियम 2021 के बारे में। यह कानून वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। इस अधिनियम के अनुसार एक महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। सरोगेट मदर के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि एक विवाहित महिला जिसका स्वयं का एक बच्चा हो और जिसकी आयु 25 से 35 वर्ष हो, और सरोगेसी के लिए चिकित्सा और साइकोलॉजिकल सूटेबिलिटी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, दंपतियों के लिए भी कुछ पात्रता मानदंड सुनिश्चित किए गए हैं, जैसे कि विवाह को 5 वर्ष पूरे हो गए हों तथा पत्नी की आयु 25 से 50 वर्ष और पति की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच हो। दंपति का कोई जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए और इच्छुक दंपति में से किसी एक या दोनों की बंध्यता की पुष्टि के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघवाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी में दाता युग्मक के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी। इससे पहले सरोगेसी नियम 2022 के नियम 7 को सरोगेसी संशोधन नियम 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया था। नियम 7 के तहत दाता युग्मकों यानी डोनर गेमीट्स का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है स्विट्जरलैंड। इस देश की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड और भारत 16 वर्षों तक चली वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये मध्य यूरोप का भू आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं पश्चिम में फ्रांस, उत्तर में जर्मनी, पूर्व में ऑस्ट्रिया और लिechtenstein तथा दक्षिण में इटली से लगती हैं। आखिर में स्विट्जरलैंड देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस देश की प्रमुख नदियां हैं राइन और रोन, उच्चतम बिंदु है डुफोर्स्पित्जे और आल्प्स, जुरा आदि इस देश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोशिप का पहला बैच लॉन्च किया है। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ भारतीय प्रवासी समुदाय के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सरकार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज के लिए उपयुक्त राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। इसमें डायनामिक वायरलेस चार्जिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है। इस परिघटना को पेम्बे प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इस प्रभाव के अनुसार गर्म जल शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है, जिससे इसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने IEC और ISO के सहयोग से स्मार्ट मानकों को सुस्पष्ट करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है। स्मार्ट डिजिटल रूप से सक्षम मानक हैं जो मशीन एप्लीकेबल, रीडेबल और ट्रांसफरेबल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए CEPI के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार SCBAPP 2024 के लिए किया गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ज़ॉम्बी वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इससे विश्व में चिकित्सा आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।